प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं लोग जी। जो सरकारी चीजें उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, हम इसका विरोध करते जी। हैं। बेच रहे हैं, अरे बेच नहीं रहे, आरक्षण खत्म कर रहे हैं जी। नमस्कार, भारत लाइव के इस खास शो पंचनामा में आपका स्वागत है, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़, एक ही खबर को अलग अलग एंगल से समझने का प्रयास करते हैं। आज हम बिहार के उस ज्वलंत मुद्दे को लेकर आए हैं जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ी गई थी। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर रोजगार की बातें की, किसी ने 19 लाख रोजगार की बातें की तो किसी ने 10 लाख 9 लाख रोजगार की बातें की, लेकिन जमीनी स्तर पे कितना रोजगार दे पाए हैं, इसी मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आज एक रिपोर्ट देंगे। और इस रिपोर्ट का सोर्स होगा CMIC, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स। ये एक ऑथेंटिक एजेंसी है जिसके द्वारा सरकार अपने कार्यों की वाहवाही भी करती है, और जब इसकी रिपोर्ट खराब आती है और इसकी रिपोर्ट में उनको निगेटिव बताया जाता है तो इस पे चुप्पी साध लेती है। अभी तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर इस रिपोर्ट को पेश किया है और अपने ट्विटर हैंडल से सरकार पर निशाना साधा है, जिसमें हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि जनवरी के महीने में 10.5% बेरोजगारी दर थी, और वहीं फरवरी के महीने में 11.5% हुई, जो मार्च में 14.5% हुई। हम 3 महीने का आपको इसलिए बता रहे हैं कि पिछले महीने उसके पीछे चुनाव थी, और यह भी कहा जा सकता है कि चुनाव थी तो इसमें कार्य नहीं हो पाए, काम नहीं हो पाए, इसलिए इस तरीके को हो सकती है। लेकिन अब तो सरकार नहीं है, और हम सर से जानना चाहेंगे कि सर, क्या इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ साथ नीतीश के सहयोगी दल भी उनको घेरने के चक्कर में? देखिए, जो रोजगार का मुद्दा है जी, ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, संभावनाएं असीमित हैं जी, लेकिन यहाँ रोजगार से ज्यादा बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। जी, रोजगार की संभावनाएं बिहार में असीमित हैं, जी, पहले से ही हैं। आप अपने आसपास जब देखते होंगे तो बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ रोजगार करके कमाते थे, कोई घर बैठा नहीं रहता है। लेकिन बेरोजगारी की कई अलग अलग टाइप्स ऑफ, जैसे डायबिटीज होता है उस तरह से बेरोजगारी भी अलग अलग टाइप का होता है। अगर मैंने पढ़ाई इंजीनियरिंग की है और आज पत्रकारिता कर रहा हूँ तो बेरोजगार ही कहलाऊंगा। जी, मुझे रोजगार वक्त पर नहीं मिल पाया जब इंजीनियरिंग का, तो मैंने पत्रकारिता को चुना, और यहाँ भी बेरोजगारी ही झेल रहा हूँ। तो ये आत्ममंथन भी समझिए मेरा, जो सच्चाई यही है कि ये भी एक तरह का बेरोजगारी है। इसके अलावा बेरोजगारी के कई कारण हैं। अगर आप पलायन कर जाते हैं अपने क्षेत्र से, आप मन से संतुष्ट नहीं हैं, घर से दूर हैं, इस स्थिति को भी बेरोजगारी की स्थिति कहा जाता है। चाहे आप रोजगार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन यदि आप उस आइडियल एनवायरनमेंट में नहीं है जो आपने अपने लिए तय किया है, तो वो भी एक बेरोजगारी है। और एक विशुद्ध बेरोजगारी जिसे हम बिहार में झेलते आए हैं पुरखों से, वो भी है, जिसके तहत पढ़े लिखे रोजगार खोजने वाले युवा इधर से उधर भटकते हैं, जिनको फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि एक हाथ में रुमाल, एक हाथ में कागज, अब पोंछते हुए मुंह इधर से उधर घूम रहे हैं। बेरोजगारी की सर 2 टाइप बताई जाती है। एक जो अनपढ़ हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, वो बेरोजगार है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो भी बेरोजगार है। और अनस्किल्ड, जी, उसमें एक सर है ग्रेजुएट लोग हैं, उसमें 38.67% लोग बेरोजगार हैं। देखिए, बिहार में जो एक्चुअल डेटा है वो इससे भी ज्यादा है। जी, आपने देखा था चुनाव में जब तेजस्वी यादव के काफिले में भीड़ लग रही थी और रोजगार का मुद्दा काफी प्रबल था। अगर आप खुद समझ लीजिए, क्या आवश्यकता थी सुशील मोदी को रोजगार के मुद्दे की चर्चा करने की? जी, जब तेजस्वी यादव कहते हैं कि मैं पहली कलम से ही 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, तो क्यों सुशील मोदी को बोलना पड़ा कि 19 लाख रोजगार देंगे? आज कहाँ है सुशील मोदी? सरकार तो बन गई आपकी, अब आपने अपने वादे को पूरा कीजिए, लेकिन उनसे नहीं हो पाएगा। भाजपा को इस बात का अभी एहसास है कि जब तक वो सुशील मोदी और नीतीश कुमार के आसपास घूमेंगे, बिहार में रोजगार की संभावनाएं नहीं बन सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने मुंह से ये मान लिया है कि बिहार में रोजगार की संभावनाएं नहीं हो सकती हैं, क्योंकि बिहार में समुद्र नहीं है। अब यहाँ से बात शुरू होती है भाजपा की। भाजपा बिहार में स्वावलंबी होना चाहती है, अपने ताकत पर सरकार बनाना चाहती है, और उसे पता है कि बिहार के लोगों को जातीय वोट बैंक में बांधकर, पोलराइज करके वोट इकट्ठा कर पाना उसके लिए संभव नहीं है। उसने 2015 में ट्राई किया, हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ना, नहीं हो पाया। उसने 2020 में जब थोड़ा बहुत अलग तरीके से स्ट्रैटेजी लगाई तो उसके रिजल्ट्स बेटर आए। अब बात यहाँ ये है, अगर केवल हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी आगे भी भाजपा करती है तो संभावनाएं फिर शून्य हो जाएंगी, क्योंकि नीतीश कुमार भी अब जातिगत आंकड़ों पर उतर आए हैं लवकुश पर। ऐसे में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। तेजस्वी यादव अगर आज देश के 100
कुछ बहुत महत्वपूर्ण लोगों में आके खड़े हो गए हैं, तो इसलिए नहीं क्योंकि लालू यादव के पुत्र हैं, बल्कि इस युवा ने रोजगार की बात की है। खुद उनकी रोजगार और उनकी पढ़ाई कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई रोजगार की बात करता है, सदन में खड़े होकर इस बात के लिए लाठियां खाने के लिए तैयार रहता है, कोई अगर इसको लेकर जो सदन का घेराव करता है और उसके ऊपर हत्या का मुकदमा होता है, तो वो हीरो हो ही जाएगा। इस देश में मोदी सरकार ने कन्हैया कुमार के साथ भी ऐसी ही परिस्थितियां क्रिएट की और अब एक उसे राष्ट्रद्रोही बनाते उसे एक राष्ट्रीय हीरो के तौर पर रिप्रेजेंट भी कर दिया है। एक बड़ा वर्ग है जो कन्हैया कुमार को हीरो मानता है और आप उससे नजर नहीं चुरा सकते हैं। आपने तेजस्वी यादव के साथ भी वही करने की कोशिश की और वो आज बेरोजगार युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण लड़ाई का हथियार बनकर खड़ा हो गया है। अब बात करते हैं बिहार के बेरोजगारी के बारे में। बिहार की जो बेरोजगारी है वो आज से नहीं है, लालू प्रसाद यादव के पहले के समय से। बिहार के लोग अब आपको दिख जाते हैं देश के अन्य कई जगहों पर। आप गए होंगे खुद भी, अगर कहीं रिजल्ट या एग्जाम देने के लिए या कभी ट्रैवल ही किया होगा बिहार के बाहर, हर जगह पर आपको रेडी फोकचा लगाए हुए बिहार के लोग मिल जाएंगे, ऑटो बस चलाते हुए बिहार के लोग मिल जाएंगे, कारखानों में काम करते हुए बिहार के लोग मिल जाएंगे, जो ढाबे होते हैं उन पर पोछा मारते हुए बिहार के लोग मिल जाएंगे। बड़े पदों पर भी मिलेंगे, उसकी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वो बेरोजगार नहीं है, लेकिन इन लोगों को जो सेटिस्फाइड नहीं है, जिनकी जो डेली जो अर्जन है वो उतना नहीं है कि वो अपने घर भी चला सके, वापस भेज भी सके, उन लोगों की बात हम करने जा रहे हैं आज। तो ये बिहार में कोई नई बात नहीं है। आपको मैं बता दूं, जिस वक्त बिहार बना भी नहीं था, मगध प्रोविंस था, तभी से अंग्रेजों के शासन के दौरान ही बिहार के लोग बाहर जाकर बसते थे। मॉरिशस में बिहार के अच्छे खासे लोग बसे हुए हैं, वेस्ट इंडीज में बिहार के लोग अच्छे खासे बसे हुए हैं। जिस वक्त पूरे विश्व में एक जो अश्वेत क्रांति जो आई थी नेल्सन मंडेला की, उस दौरान भी बिहार के भूमिहीन मजदूर थे, उनकी चर्चा नहीं की गई। हिस्ट्री में बहुत थोड़ी थोड़ी जगहों पे कहीं कहीं लिखा हुआ है, आपको चर्चाएं मिल जाएंगी। आज भी मॉरिशस में अगर एक भोजपुरी भाषी वहाँ का सर्वे सर्वा है, तो ये ऐसे ही नहीं हो गया है संजोग। हमारे यहाँ से लोग समुद्र के माध्यम से नौकरी की तलाश में वहाँ तक गए हैं और उस वक्त भी नौकरी नहीं थी। ये साबित किया जाता है इसके माध्यम से, जाने वाले लोग समुद्री माध्यम से ही गए थे, ये भी आपको बता दें। तो नीतीश कुमार जी यहाँ भी गलत है। अब यहाँ बात आएगी कि रोजगार की संभावनाएं बनेंगी कैसे। देखिए, इसे लोग मान सकते हैं कि भाजपा के तरफ से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि जो थोड़ी बहुत अभी दिखाई है भाजपा ने बिहार के रोजगार के प्रति रुचि दिखाई है, उससे मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिला है। जो स्कीम्स बनाई जा रही हैं, खासतौर पे जब से एक इंडिपेंडेंट प्रभार दिया गया है, स्पेशली शाहनवाज हुसैन की वापसी हुई है बिहार की राजनीति में, उन्हें एमएलसी भी बनाया गया है, कुछ शॉर्ट टर्म का गोल उनको दिया गया है और वो आते ही जब ये बात राइट ऑफ करके बोल देते हैं नीतीश कुमार को कि हमें किसी नदी और नाले की आवश्यकता नहीं है समुद्र की, हम बिहार में रोजगार की संभावनाएं तलाश लेंगे, तो होप थोड़ा बढ़ता है। और यहाँ से हमने देखा है कि कुछ नियम कानून की पेचीदगी को हटाया गया, कुछ जो बिजली की संभावनाएं थी उसको लेकर हटाया गया। फिर अब डोमिसाइल की बात कर रहे थे, अगर उस तरफ बढ़ा जाता है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने पिछले बार सदन में मांग की थी इसको लेकर, लेकिन नीतीश सरकार इसको लेकर बहुत अभी तक कुछ स्पेशल उनके तरफ से इंटेंशन नहीं दिखा। और आप जो बेरोजगारी के डाटे की बात कर रहे हैं, तो इसके अलग हटकर भी डेटा हमारे पास मौजूद है। लगभग 80% के आसपास जो युवतियां हैं वो पूरी तरह से बेरोजगार हैं, वो नौकरी नहीं कर रही हैं, और लगभग 50% के आसपास युवा ऐसे हैं जो कि बेरोजगार हैं, जो कहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं, जिनके पास जीविकोपार्जन के लिए डिपेंडेंसी है किसी न किसी पर परिवार के। और ऐसी स्थिति देखिए, खासतौर पर बिहार जैसे जगह पर मैं इन सब चीज़ों पर ज़्यादा चर्चा करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है हाउस होल्ड्स में किस तरह की चर्चाएं होती हैं। जिस घर में एक बेरोजगार युवा हो, जो पढ़ा लिखा हो, और सबसे पहली बात कि बिहार के जो शिक्षण संस्थान है वो कैसे हैं वो तो पता ही है आपको, कितने दिन तक रिजल्ट्स रोके जाते हैं वो आपको पता है। तो कहीं ना कहीं संस्थागत तरीके से हमने इस तरह से हरास कर दिया है अपने बिहार के रिसोर्सेस का सरकारी, कि हम रोजगार पाने वाले युवा पैदा ही नहीं करना चाहते हैं, हम बेरोजगार ही पैदा करना चाहते हैं। और इसके लिए अगर नीतीश कुमार जी कहेंगे कि समुद्र की आवश्यकता है रोजगार के लिए, तो अब अति हो जाएगा। सर, आपने बात कही 3 लोगों की, आपने बात करी, जैसे शाहनवाज हुसैन की करी और सुशील मोदी की करी। तो सुशील मोदी पर राजद ने भी अटैक किया है कि जो खुद बेरोजगार है वो रोजगार की बातें करके और यहाँ से दिल्ली चले गए, दिल्ली प्रस्थान कर गए। और आपने फिर बात की बिजली की,
उसके बाद शाहनवाज हुसैन की बात की, तो कैग की एक रिपोर्ट आई है अभी, कल ही मैंने चर्चा की थी रातों रात में कि कैग की रिपोर्ट में बिहार का बिजली विभाग अभी तक तैयार नहीं है इंडस्ट्रीज को बिजली देने के लिए। बिल्कुल, यही जो संभावनाएं हैं इनको तलाशने की कोशिश भाजपा कर रही। देखिए, भाजपा का भी पॉलिटिकल इंटेंशंस बहुत ज़्यादा है हर जगह पे, चाहे बंगाल हो, असम हो या और अन्य राज्य हो। बिहार किस जगह पड़ता है, बिहार को लेके कितना व्याकुल है नरेंद्र मोदी, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। बिहार में भाजपा को एक मुश्त अपनी ताकत से सरकार बनाने में से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन दिक्कत क्या है, जो जिसने भी बिहार में काम किया है उसको बिहार ने हर बार बाहरी का रास्ता दिखाया है। आप पप्पू यादव जैसे युवा राजनेता की बात कर लीजिए, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, बहुत आंख के सामने हमारा एग्जाम्पल है। पप्पू यादव ने पटना से लेकर कोसी तक में क्या नहीं किया। अगर विपक्ष और सत्ता पक्ष को भूल भी जाते हैं तो कभी एहसास नहीं होने देते हैं वो कि बिहार के लोगों के दुख दर्द में वो मौजूद नहीं है। और इसके बावजूद आपको क्या नजर आया रिजल्ट्स के तौर पर चुनाव के, खुद जब वो सांसद से सांसदी छीन ली जनता ने, विधायक का चुनाव लड़ने गए उसमें भी हरा दिया। और आज स्थिति ये है कि शायद बेड रिडन है, कहीं अस्पताल में इलाज करा रहे हैं और कोई पुष्प गुच्छ भी नहीं पहुंचा उनके पास। कोई ऐसा नहीं है कि कोई जनता का कोई स्पेशल निर्देश हो। यही जनता, मैं वही बात कहना चाहूंगा कि देखिए समटाइम्स वी फील लाइक कि हम डिजर्व ही नहीं करते हैं। ठीक है, पप्पू यादव का इतिहास जैसा भी रहा हो उस पर चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन आज वर्तमान में उन्होंने अपने जो बदलाव लाया है उसको जनता ने एक्सेप्ट भी किया। पटना जब डूब रहा था तो पटना ने सुपरमैन का नाम दे दिया उन्हें, और फिर परिस्थितियां बदली तो समटाइम्स वी फील लाइक कि हमें अच्छी चीजें चाहिए ही नहीं। और देखिए, मैं वही कहूँगा, जब बिहार में नीतीश कुमार ने राजनीति करनी चाहिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने की तैयारी उन्होंने की, और 2015 में उन्होंने डीएनए वाला मुद्दा धीरे से बिहार की तरफ फेंक दिया। उस बयान को एकदम मैंने वहीं खड़े होकर सुना था और 200 बार मैंने रिपीट करके सुना। उस बयान में बिहार के डीएनए के बारे में कभी चर्चा नहीं थी वो केवल और केवल नीतीश कुमार के डीएनए के बारे में बोला गया था। और नीतीश कुमार ने उसे क्या किया, अपनी लड़ाई चलाक आदमी है करला, आपन लड़ाई दूसरा के लगा दिया। अब बिहार के लोग क्या किए, नाखून कटवा के, बाल कटवा के, पता नहीं क्या क्या कटवा के और भिजवा दिए दिल्ली। क्या हुआ, क्या इसका जब चुनाव पर में मांगने गए नीतीश कुमार के लोग वोट, तो आपने पूछा कि मेरे बाल और नाखूनों का आपने क्या किया? आपका जमीर कैसे इतना जल्दी मर गया? आपने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। इतने कॉम्प्रोमाइजेस करके आप हमारे पास आ कैसे सकते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिहार में तेजस्वी यादव बहुत अच्छे विकल्प हो सकते हैं। तेजस्वी यादव का जो इतिहास रहा है, उनके पिता माँ और पिताजी का, उन्होंने खुद माफी मांगी है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि भाजपा बिहार के साथ न्याय कर देगी। जिसने देश के साथ न्याय नहीं किया वो बिहार के साथ न्याय क्या करेंगे। लेकिन एक बात मैं तय कर देता हूं कि नीतीश कुमार बिहार के साथ अन्याय कर रहे हैं, इस बात को बोलने में परहेज नहीं है मुझे। आज बिहार के युवा बेरोजगार हैं, अगर रोजगार के लिए बाहर के राज्यों में जा रहे हैं। आपको कोरोना का वक्त याद है? कोरोना का वक्त आपको याद है दर्शकों? आपने देखा था किस तरह से पैदल मार्च हुई थी, रिवर्स एक्सोडस हमने देखा था। हमने मसाई मारा और अफ्रीका के जंगलों में देखा है कि कैसे घास के मैदानों की तरफ बड़ा झुंड जाता है जानवरों का, और शिकारी शिकार करते के साथ लोगों का प्रवास बदलता है, और शिकारी शिकार करते जाते हैं रास्ते भर में उसका, और वो फिर नदी पार करता है। नील नदी में मगरमच्छ इंतजार करते हैं, मगरमच्छ खाते हैं, कई डूब जाते हैं पानी से। और यही हुआ ना पूरा, अगर आप देख लीजिए तो जानवरों की तरह इंसान घूमता रहा। और बिहार आने के लिए, और देखिए मुझे याद उस वक्त की बातें, एक बहुत बिहार के युवा अर्थशास्त्री हैं, रालोसपा जो नहीं रही उसके महासचिव थे, उन्होंने एक बात कही थी कि बिहार में इतने लोग आए हैं वापस, ये संसाधन है हमारे, यही बिहार का मूलधन है। अगर इनके रजिस्ट्रेशन करके सरकार इनको अगर छोटे छोटे रोजगारों में इन्वॉल्व कर ले, सरकार ही लघु उद्योग खोल दे और उन लघु उद्योगों में इन लोगों को इन्वॉल्व कर ले, कोई अपना घर छोड़कर क्यों जाना चाहेगा? क्यों जाना चाहेगा? जब वो उतनी दूर से पैदल खाली पैर आया है भूखे प्यासे, तो जाना क्यों चाहेगा? हमने देखा कि सरकार के इसके प्रति उदासीनता जबरदस्त थी। सरकार के लोगों ने इसे अपॉर्चुनिटी समझा ही नहीं, बल्कि पिंड चुराना चाहा। अनचाहा मेहमान जब घर में आ जाता है तो जैसे व्यक्ति करता है ना कि सर पानी तो नहीं चल रहा है, सर बिजली तो नहीं, जाके जबरदस्ती आदमी जनरेटर बंद कर देता है। वही हाल बिहार के लोगों ने, बिहार की इस व्यवस्था ने किया, और इस वजह से जो लोग वापस आए थे उन्हें जाना पड़ा। इनफैक्ट मुझे याद है हरियाणा और उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों के जो बड़े गुजरात के जो ठेकेदार हैं, उन्होंने ट्रक और बसेस बिहार सरकार से आग्रह करके मांगे, और ट्रक और बसेस जाके गाँव में लगे और वो मजदूर वापस गए, वापस बुलवाया गया।
ये सब कुछ बिहार सरकार की रजामंदी से हुआ ना। जी। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये बिहार सरकार रोजगार देगी युवाओं को, जो अनचाहे मेहमान की तरह अपने सबसे महत्वपूर्ण धन को छोड़ देते हैं? क्या लगता है ऐसे व्यक्ति में कुछ भी, ऐसे संस्था में, मैं व्यक्ति क्यों कहूँगा, संस्था, भाजपा, नीतीश कुमार, मांझी जी, वीआईपी, सभी इसके लिए डायरेक्टली एकदम जिम्मेवार हैं, इनके अलावा किसी की जिम्मेवारी नहीं की सकती। हाँ, ये जब बात जरूर कहेंगे कि पूर्व में लालू प्रसाद यादव और उनके जो उनके साथ लोग थे उस वक्त, उन लोगों ने बहुत ध्यान नहीं दिया इस तरफ जी। कभी इसको संभावना के तौर पर नहीं लिया। लेकिन आपने क्या किया? आप बार बार 15 साल करते हैं। आपके 15 साल पर चर्चा हो जाए, आपने 15 सालों में क्या किया उस पर चर्चा हो जाए। कितनी इंडस्ट्रीज आपने लाई, कितने कारखाने बंद होते जा रहे हैं, आंख के सामने आपके एक एक करके कारखाने बंद हुए। आखिरी चीनी मिलता वो भी बंद हो गया। आपने उसके जीर्णोद्धार के लिए क्या किया? हम बार बार सुनते हैं इथेनॉल के उत्पादन के लिए की जाएगी। तो आज मैंने कहीं खबर पढ़ी कि जो गन्ना है उससे चॉकलेट बनाया जाएगा। जी। गन्ना से चॉकलेट बनता था, मार्टिन फैक्ट्री था बिहार में बनता था, क्यों बंद हो गया? और अगर बंद ही हो गया तो ऐसा क्या उसमें 100-200 लोगों की बलिदान मांग रहा है स्टार्ट करने के लिए? पूंजी ही मांग रहा होगा ना जी। आपके पास लोग तो है ना, आपके पास बेरोजगारों की श्रृंखला है ना, लगाइए काम पर, चलाए, चालू कीजिए मोर्टिन चॉकलेट। अब मैंने खाया है मोर्टिन चॉकलेट, आज के जितने भी चॉकलेट्स हैं उनसे कहीं ज्यादा वो बेहतर था और नरिशमेंट था उसको। बाकायदा मुझे याद है कांग्रेस के एक बड़े नेता ने जब वो बिहार आए थे और उस चॉकलेट को खाया था, उन्होंने कहा था कि तो इंटरनेशनल लेवल के चॉकलेट्स को फेल कर देता है जी। समझिए, और उसको हमने बंद कर दिया। तो हम तो ऐसे कालिदास हैं कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं और फिर गाना बजाने के साथ चर्चा करते हैं कि विश्लेषण के माध्यम से कि क्यों बिहार के लोग बेरोजगार हैं, क्यों नीतीश कुमार घेरे जा रहे हैं। आपको घेरने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं अपने ही द्वारा बनाई गई नीतियां, कुनीतियां, पैरालाइज जो पॉलिसीज है आपकी, उन्हीं के शिकार आप खुद हैं, कोई और आपका शिकार नहीं कर। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपनी सरकार पर या अपने आप पर सवाल न उठे, इसलिए बिहार में सबसे ज्यादा रोजगार देने के क्षेत्र जो शिक्षा क्षेत्र है, इसमें 3 लाख अभी वैकेंसीज है, उसको अपने पाले में रखा है जी, कि इसके माध्यम से हम अपनी वाहवाही करवा सकते हैं। शिक्षा, अगर शिक्षा जो क्षेत्र है बिहार का, उसमें रोजगार की जो असीमित संभावना नीतीश कुमार ने पैदा की है, इसका सच देखना हो ना जी, तो वह जो धरना प्रदर्शन होता है ना, उस स्थल पर चल जाए, इस वक्त भी जाइएगा ना, तो 200-300 लोग 1 लाख से अधिक अभी भी वैसे शिक्षक हैं जिनको तंबू बना के बैठा हुआ है लोग। टेम्पोररी जो जिन शिक्षकों को नियोजित किया है नीतीश कुमार ने, अलग अलग तरह का जो होता है कि टेम्पो रसगुल्ला सबको मिला हुआ है, लोग बैठा हुआ है विभिन्न जार में। देखिए, मैं तो उस बात का हिमायती हूँ, मैंने स्पष्ट भी पहले भी कह दिया है। उन लोगों को बुरा लगे या अच्छा लगे, वो शिक्षक नहीं है। उस लेवल के अगर शिक्षकों की आवश्यकता उस लेवल ऑफ एजुकेशन में चाहिए तो बिहार का एजुकेशन कभी सुधर नहीं सकता है। नीतीश कुमार ने वोट के लिए सब कुछ किया था, वोट लेकर उन लोगों से टेम्पोररी अपनी सरकार बना ली, उस वक्त आवश्यकता थी। आज उनकी नजर इन समीकरणों पर नहीं है, आज उनकी नजर लवकुश पे है। लवकुश है तो सरकार बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना है जी। नीतीश कुमार तो हमेशा सारे काम टेम्पोररी ही करते हैं, बिल्कुल टेम्पोररी, जिनका यूज हुआ उनको यूज किए फिर छोड़ दिए, परमानेंट उनके क्षेत्र में कुछ नहीं है। और देखिए, उनको पता है, अब नीतीश कुमार को अच्छे से पता है, अब जो टर्म एम्प्लॉयमेंट है उनका मॉड्यूल उन्होंने चेंज कर दिया है। पहले ताकि टर्म एम्प्लॉयमेंट पे लोगों को रख लेते थे तो उनको पता था कि वो समूह बना कर परमानेंट करने की मांग कर लेंगे जी। अब उन्होंने सिस्टम ही हटा दिया है। अब परमानेंट पहले ही सिग्नेचर हो जाता है कि आप इसके लिए आवाज नहीं उठाइएगा। तो सोचिए, और अगर आप धरना प्रदर्शन करते हैं तो वैसे भी आपकी सरकारी नौकरी होनी नहीं है जी, आपका कैरेक्टर खराब हो जाएगा। तेजस्वी यादव को तो पूरा संपूर्ण बेरोजगार बना दिया गया है। जो 370 का धारा लगाया गया है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं इस जो पूरा मुद्दा है बेरोजगारी का, इसके खिलाफ मैं लगातार लड़ रहा हूँ जी। लड़ तो रहे हैं आप, लेकिन दिखाइए किधर खून गिराया है आपने, किधर आपके माथे पे चोट लगी है। ऐसे छोटे छोटे प्यादों को आगे करके अगर लड़ाई लड़ने चाहते हैं आप नीतीश कुमार से, तो नीतीश कुमार इतने ज़्यादा ताकतवर इस वक्त हो गए हैं कि वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देंगे। पॉइंट ब्लैंक एक बड़ी रणनीति बनानी पड़ेगी विपक्ष को। केवल हमारे चिल्लाने से भी ये होगा नहीं, हम ज़्यादा अपना खून जलाएंगे, बेरोजगार अपना खून जलाएंगे सड़कों पर उतरकर। और ये जो राजनीतिक दल हैं ये अपनी रोटी सेकने के लिए ये करेंगे। आपको बता दूं कि देखिए, उस वक्त जब लालू यादव की सरकार थी तो आपको याद होगा खास वर्ग के लोगों को खूब रोजगार मिला था जी, खूब रोजगार की बाढ़ से बहाली, कभी कभी सुने खैनी पीट के भी बहाली मिल हो जाता था कितने लोग का। तो ये चर्चाओं में नहीं पड़ना है। देखिए, कौन किस दाल पे बैठा हुआ है और कौन किस रंग का है, ये अच्छे से हम जानते हैं। हाँ, ये जरूर बात है कि इन चर्चाओं से अगर युवाओं को कुछ फायदा हो जाए, उन्हें अगर जो इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में फायदा कुछ हो,
तो फिर हमारा इस चर्चा का कोई फायदा है? अदरवाइज इन डाटा का, इन अलग अलग आंकड़ों का जिक्र करने से हमें कोई फायदा नहीं है। सर, आपने कोविड की बात की। कोविड में बहुत सारे लोग बाहर से आए और पूरे देश में जो हुआ, पूरे विश्व में जो हुआ, सारा विश्व जानता है। लेकिन इससे सीखते हुए कुछ राज्य ने अपने संसाधनों में, अपने नियमों में परिवर्तन किया। उसके बाद डोमिसाइल लागू किया कि हमारे यहाँ के लोग हमारे यहाँ काम करें, जो बाहर से आए उनको रोजगार मिले, वहाँ आरक्षण दे गया। लेकिन बिहार में आउटसोर्सिंग में आरक्षण मिला, लेकिन किस आधार पे? जाति के आधार पे। तो इससे कहीं ना कहीं बिहार को घाटा हुआ। बिहार में वैसे रिसोर्सेज की जरूरत है, वैसे संसाधनों की जरूरत है, इसमें रोजगार का सृजन हो। जैसे हम बात करते हैं तो चीनी मिल है, जूट मिल है, पेपर मिल है। एक बात बता दूं, बड़ी बड़ी चर्चा पंचनामा में होनी है, कभी मैं जरूर करूंगा जी। मुझे कभी कभी इस बात का अफसोस होता है कि पता नहीं इस देश की जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन्हें पता भी है कुछ की नहीं पता जी। प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं लोग जी। जो सरकारी चीजें उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं, बेच रहे हैं। अरे बेच नहीं रहे, आरक्षण खत्म कर रहे हैं जी। किन लोगों के हाथ में ये देश है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सत्ता पक्ष क्या गलती कर रहा है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन विपक्ष जिसे नजर ही नहीं आ रहा है। कैसे थिंक टैंक है आपके, कैसे लोग सुझाव देने वाले हैं आपको पता तक नहीं है कि वो रिजर्वेशन कम कर रहा है जी। वो सरकार की सोची सुनियोजित एकदम साजिश है कि आप वहां आरक्षण नहीं प्राप्त कर पाइएगा। आप लड़िए ना लड़ाई। अगर आप बाबा भीमराव अंबेडकर हैं तो लड़िए, ब्राह्मण का लड़का आपसे बोल रहा है रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, आप लड़िए उसके लिए लड़ाई। लेकिन किसी को नजर नहीं आ रहा है, और नजर नहीं आ रहा तो हम क्यों चिल्ला कर बार बार अपना गला फाड़े? किसी विपक्ष के नेता को आपने सुना ये बात कहते हुए? ये पहली बार आप मेरे मुंह से ही सुन रहे हैं, बताता हूँ आपको। और कल चर्चा में इस पे करने जा रहा हूँ, लेकिन इस एग्रेशन में मैं ये बोल जा रहा हूँ वक्त से पहले ही कि किसी को पता नहीं चल रहा है कि वो प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है, बल्कि आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है एकदम संवैधानिक तरीके से। तो आपने देखा किस तरीके से विपक्ष और सत्ता पक्ष सभी ने वायदे तो किए। केंद्र में सरकार मोदी जी की बनी तो उन्होंने भी 2 करोड़ रोजगार का वायदे कर दिए थे और उनका सरकार का टर्म बढ़ता गया, लेकिन कितना रोजगार का सृजन हुआ ये देखना अभी बाकी है। और बिहार में 19 लाख रोजगार का वादा कब तक पूरा होता है ये आपको भी देखना और हमें भी देखना है। तो हमारे साथ बने रहिए इस चर्चा में, और हमारे सहयोग के लिए, हमारी पत्रकारिता को सराहने के लिए UPI नंबर दिया गया है, उस पर सहयोग करते रहें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।